तो देखिए, नए साल पर देश के मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। नए साल पर भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही। देश के प्रसिद्ध मंदिर दिन भर प्रार्थनाओं से गूंज रहे हैं। कल नए साल के पहले दिन यानी मंगलवार को जो है भी चर्चा ये प्रार्थना का सिलसिला जारी रहेगा। मंगल कामना के साथ हजारों लोगों का भगवान की चौखट पर पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार बदस्तूर जारी है। उज्जैन से लेकर उदयपुर तक और अयोध्या से लेकर मथुरा तक मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। मथुरा में सुबह से ही बांके बिहारी से आशीर्वाद लेने के बाद भक्तों की भीड़ जो है स्नान करते हुए भी नजर आई। तो देखिए, शिरडी में देश विदेश से साईं भक्त जो हैं आशीर्वाद लेने उमड़ पड़े। कांगड़ा, बीरभूम के जाने माने मंदिरों में भी आस्था का शानदार नजारा देखने को मिला। आपके सामने इस वक्त देखिए 9 शहरों की तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों से आप ये समझ जरूर सकते हैं कि नए साल पर ईश्वर से आशीर्वाद लेने के लिए दिन भर मंदिरों में किस प्रकार तांता लगा रहा। दिन खास है और चूंकि पहला दिन है, ऐसे में हर कोई यही प्रार्थना करता है कि ये जो शुभ घड़ी है, इसी शुभ घड़ी में ऐसा आगाज हो जाए कि पूरा साल तमाम विघ्नों से हर जाए। और ईश्वर से इसी सिलसिले में प्रार्थना की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है, तमाम वो क्रियाएं की जाती हैं जिससे शायद ऊपर वाले खुश हो जाएं, ईश्वर का आशीर्वाद हमको मिल जाए और कोरोना जैसी विपत्ति दोबारा ना आए और फिर से हम उस युग में प्रवेश कर जाएं जहां किसी भी प्रकार की कोई पाबंदियां नहीं थी, हम खुली हवा में सांस ले पा रहे थे। इसलिए ये तमाम दुआओं का सिलसिला लगातार जारी है। कोई लंबी उम्र की कामना कर रहा है, कोई अच्छे स्वास्थ्य के लिए, तो कोई अच्छे दाम्पत्य जीवन के लिए तमाम पूजा पाठ कर रहा है। चूंकि नववर्ष दिन बहुत खास है, पूरी दुनिया में इसको बड़े ही धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और मौका बहुत खास। नए साल में हम सभी नए लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहते हैं, कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। इसी भाव को लेकर बड़ी तादाद में भक्त देश भर के मंदिरों में पहुंचे और उन्होंने नववर्ष में शुभता और सफलता की कामना की। नया साल, नई उम्मीद, लेकिन विश्वास वही जो सालों साल साईं भक्तों को शिरडी खींच लाता है। बाबा के आशीर्वाद के साथ नए साल का शुभारंभ करने की चाहत इस बार भी भक्तों की भीड़ को शिरडी खींच लाई। नए साल के पहले दिन शिरडी के दरबार की रौनक देखने लायक थी। इस अवसर पर बेंगलोर के एक भक्त ने अपने आराध्य को सोने का मुकुट अर्पण किया। 228 ग्राम सोने के इस मुकुट की कीमत 46,70,000 रुपए बताई जा रही है। हम कोई देने वाले नहीं है, सब बाबा का है, सब उनके चरणों में अर्पण है। जैसे कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो मेरा कुछ भी नहीं है, सब बाबा का है। कटरा में माता वैष्णो देवी के दर पर भी भक्तों का हुजूम लगा रहा। नए साल की उमंग और तरंग के साथ ही यहाँ की फिजाओं में भी भक्ति और आस्था के रंग घुले थे। माँ के गीत संगीत में डूबे भक्त झूम रहे थे, नाच रहे थे। इन्हें विश्वास है कि माँ के आशीर्वाद से नए साल में इनकी हर कामना पूरी होगी। मैं मांगूंगी कि ये साल सबके लिए बहुत अच्छा हो, बहुत सारी खुशियाँ लेके आए माता रानी। और सबकी अपनी अपनी विश है, तो विश बताई नहीं जाती है, तो मैं विश नहीं बताऊंगी कि मैं क्या मांगने वाली हूँ। हाँ, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। नए साल से मैं चाहूंगी कि जितना हो सके हम प्रकृति के लिए अपना प्रेम जागृत करें और प्लास्टिक यूज नहीं करें जितना हो सके। और देश के लिए मैं मांगना चाहूंगी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। माता के जयकारों और भजनों की गूंज से कटरा सराबोर दिखा। वहीं कांगड़ा के ब्रिजेश्वरी धाम की रौनक भी देखने लायक थी। हजारों की तादाद में भक्त मां के दरबार में मत्था टेकने पहुंचे। 52 शक्तिपीठों में से एक ब्रिजेश्वरी मंदिर की मान्यता दूर दूर तक है। नए साल की शुभ शुरुआत के लिए भक्त यहाँ लंबी कतारों में मां की एक झलक पाने को आतुर दिखे।
देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों से आई ये तस्वीरें भक्तों के उस विश्वास और उम्मीद की झलक है कि इस साल सब शुभ होगा, बेहतर होगा। देश और दुनिया में अमन, चैन, तरक्की और स्वास्थ्य का नया संचार होगा। कांगड़ा से अशोक रैना और शिरडी से नितिन मिराणे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इसी क्रम में आपको कुछ और शुभ तस्वीरें दिखाएं। देखिए, नए साल के पहले उज्जैन की बाबा महाकाल की पहली भस्म आरती में भी आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में महाकाल के भक्त उनकी एक झलक पाने के लिए आतुर नजर आए। पूरा दरबार जो है भक्तों से खचाखच भरा हुआ था, लेकिन बाबा की एक झलक पाने और भस्म आरती में शामिल होने का उत्साह गजब का था। भीड़ भी उनके जोश को कम नहीं कर पाई। आस्था का जन सैलाब ऐसा उमड़ा कि भगवान का दरबार भी छोटा पड़ गया। श्रद्धालुओं की भीड़ ऐसी उमड़ी कि तिल रखने की जगह तक नहीं बची। तस्वीरें उज्जैन के महाकाल दरबार की हैं, जहां श्रद्धालुओं का तांता यूं तो सालों भर लगा रहता है, लेकिन नए साल के पहले दिन यहां श्रद्धा का ऐसा जन सैलाब उमड़ा कि दरबार भोले के भक्तों से खचाखच भर गया। एक जनवरी को देश के कोने कोने से श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने महाकालेश्वर मंदिर पहुँचे। महाकाल की पहली भस्म आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शरीक हुए। भीड़ के बावजूद न किसी चेहरे पर शिकन थी, न थकान। लोगों का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा था। यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है वापस जाके घर पे, तो इसलिए हम लोग हर साल आते हैं, एक बार जरूर आते हैं। 9 साल हो गए, हर साल मेरा अच्छा और उससे और अच्छा जाता है। एक जनवरी को इसलिए बाबा के चरणों में आके और शीश झुकाता हूँ। मैं पिछले 18 साल से बाबा का दर्शन करने आ रहा हूँ। लास्ट दिन साल का, और साल का पहला दिन यहीं से शुरू होता है। सुबह 4 बजे महाकालेश्वर मंदिर के पट खुले, जिसके बाद पंडे पुजारियों ने बाबा महाकाल का गर्म जल से अभिषेक पूजन किया। फिर दूध, दही, पंचामृत, द्रव्य पदार्थ, फलों के रस और भांग से बाबा महाकाल का अभिषेक किया गया। उसके बाद बाबा का आकर्षक श्रृंगार हुआ। पुजारियों ने विधि विधान से भस्म आरती की और अंत में भगवान महाकाल की ढोल नगाड़ों से श्रृंगार आरती की गई। चाहे त्रिवेणी का इलाका हो, हरसिद्धि का इलाका हो, सभी जगह लगभग 10 सहायता केंद्र बने हुए हैं और उन सभी 10 सहायता केंद्रों पर पुलिस और प्रशासन और मंदिर और सिक्योरिटी की टीमें, जिससे कि लोगों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। पार्किंग व्यवस्था की गई है, बीच बीच में जो पानी और टॉयलेट्स की जरूरत पड़ेगी उसकी व्यवस्था की गई है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की बड़ी महत्ता है। भक्तों की भीड़ का अंदाजा था, लिहाजा प्रशासन ने व्यवस्था भी पुख्ता की थी। पूरी दुनिया में नए साल के पहले दिन की शुरुआत लोग अपने अपने अंदाज में करते हैं। कोई टूरिस्ट प्लेस जाता है तो कई भगवान के दरबार में शीश नवाकर साल की शुभ शुरुआत करने में यकीन रखते हैं। महाकाल के दरबार में उमड़ा आस्था का जन सैलाब उसी विश्वास का अटूट प्रमाण है। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश भर के मंदिरों में 1 जनवरी को भगवान का दर्शन पूजन करने लोग अपने साल की शुभ शुरुआत करते नजर आए। तो अहमदाबादियों ने फूलों की बगिया में पहला साल का दिन गुजारा। साबरमती रिवर फ्रंट पे आयोजित किए गए भव्य फ्लावर शो में बड़ी तादाद में लोग उमड़ पड़े। खूबसूरत रंग बिरंगे फूल और फूलों से बनी अलग अलग किस्म की थीम पर आधारित प्रतिमाओं और संदेश लोगों के आकर्षण का खास केंद्र रहे। संजीवनी बूटी को अपनी हथेली पर लेकर फूलों से सजे धजे उड़ते हुए हनुमान हो,
रंग बिरंगे फूलों से ओलंपिक थीम का संदेश, या फिर फूलों से बनी तरह तरह की प्रतिमाएं। नए साल के पहले दिन अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर फ्लावर शो आयोजित किया गया, जिसे देखने के लिए लोग उमड़ पड़े। लगभग 10 से 11 लाख फ्लावर है और अलग अलग जात के ये फ्लावर शो है। मेन विशेषता है कि G20 के हिसाब से जो है थीम है उनके ऊपर आधारित किया गया है और आज़ादी का अमृत महोत्सव है, इनका थीम के ऊपर ये मेनली फ्लावर शो का मेन है, आकर्षण है। फ्लावर शो के दौरान ओलंपिक और G20 थीम पर आधारित प्रतिमाएं और संदेश आकर्षण का विशेष केंद्र रहे। इसके अलावा धन्वंतरी, योगा, आजादी का अमृत महोत्सव जैसी थीम शामिल रही। 200 फीट लंबी ग्रीन वॉल, जगह जगह बनाए गए सेल्फी पॉइंट और फूलों से बना प्रवेश द्वार भी लोगों को लुभाता नजर आया। यहाँ लगी फूलों की विविध तरह की प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रही। पूरे देश से यहाँ 300 से 350 प्रजाति के अलग अलग फूल लाए गए। 11 लाख से ज्यादा फूल अपनी छटा बिखेरते नजर आए, जिनकी खूबसूरती से बगिया महक उठी। बेसिकली ये इंडिया के है, मैसूर है, त्रिचिनापल्ली है, वहाँ का है और बाहर विदेश के भी काफ़ी है उसके अंदर। और मेन थीम जो है कि जैसे हनुमान जी महाराज है, संजीवनी जड़ी बूटी लेने गए थे, उनके थीम के पर आधारित है। चरक ऋषि है। पूरे 1 महीने की मेहनत रंग लाई। बड़ी संख्या में सैलानी फ्लावर शो का हिस्सा बने। कोरोना की वजह से 2 साल बाद आयोजित किया गया ये फ्लावर शो 12 जनवरी तक सैलानियों के आकर्षण का केंद्र रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नए साल के आगाज के साथ मंदिरों के शहर काशी में चारों तरफ फूलों की महक बिखर गई, क्योंकि ये लोग जो हैं धर्म, आस्था, मोक्ष, सांस्कृतिक और आध्यात्म की नगरी वाराणसी में फूलों से नए साल का स्वागत कर रहे हैं। ऐसे में यहां जो है फूलों की बिक्री अचानक बढ़ गई। वाराणसी के मलदहिया इलाके में फूल मंडी में तरह तरह के फूल देखने को मिल रहे हैं और जाहिर सी बात है कि फूलों की डिमांड बढ़ने से किसानों के चेहरे भी खिल गए, व्यापारियों के चेहरे भी खिल गए और लोग मंदिरों में फूल चढ़ा रहे हैं और घरों को सजाने के लिए फूल खरीद भी रहे हैं। सबसे ज्यादा डिमांड जो है गुलाब के फूल की है, लिहाजा बाजार में कई किस्म के गुलाब देखने को मिल रहे हैं। और अब बात करेंगे संगम नगरी प्रयागराज की। यहाँ माघ मेले की तैयारियां आखिरी दौर में है। 6 जनवरी यानी शुक्रवार से माघ मेले की शुरुआत होगी, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में यहाँ सुरक्षा से लेकर श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य तक की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया। खास बात यह है कि इसे महाकुंभ से पहले की रिहर्सल माना जा रहा है। जनवरी 2025 में प्रयागराज में संगम किनारे महाकुंभ मेला लगेगा। साइबेरियन पक्षियों का कलरव, गंगा का पसरा विशाल आंचल, किनारों पर पड़ी रेत पर तनते तंबुओं के शहर, तीर्थराज प्रयागराज की यही तो पहचान है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब इंतजार है तो बस श्रद्धालुओं का, जब संगम नगरी में श्रद्धालुओं का जमावड़ा होगा माघ मेले के लिए। हर साल यहाँ लाखों की तादाद में श्रद्धा भाव के साथ श्रद्धालु पहुँचते हैं, जिनके लिए बड़े पैमाने पर एक पूरा शहर बसा दिया जाता है। इस बार 700 हेक्टेयर का इलाका माघ मेले के लिए चुना गया है। इसे 6 सेक्टर में बांटकर शानदार इंतजाम किए जा रहे हैं। यहाँ सुरक्षा इंतजाम से लेकर सीवेज व्यवस्था तक की जिम्मेदारी को पुख्ता कर दिया गया है। दावा ये भी किया जा रहा है कि इन तैयारियों का मकसद प्रशासन को कुंभ के लिए तैयार करना है। जनपद प्रयागराज में पावन संगम तट पे 6 जनवरी को माघ मेले का पहला स्नान होगा। इसके संबंध में हम लोगों ने सारी तैयारियां कर ली हैं। मेले को लगभग 650 सेक्टर में बसाया गया है, जिसमें 6 सेक्टर बनाए गए हैं। हर सेक्टर में एक एसडीएम रैंक का प्रभारी है, उसके साथ एक डिप्टी एसपी रैंक का अधिकारी है, जो कि उसके साथ पुलिस की सहायता के लिए लगा हुआ है। मेले की शुरुआत 6 जनवरी से हो जाएगी। वैसे तो हर साल यहाँ माघ मेला लगता रहा है, श्रद्धालु भी आते रहे हैं,
लेकिन 2017 में यूपी में बीजेपी सरकार और योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद 2019 में अर्ध कुंभ मेले ने जिस तरह की सुर्खियां बटोरी, उसके बाद से माघ मेले की तस्वीर हर बरस बदलती चली गई। श्रद्धालुओं के साथ यहाँ आने वाले साधु संतों का अनुभव भी इसे लेकर बदल चुका है। तीर्थराज प्रयाग की देवभूमि पर समस्त देवी देवता पौष पूर्णिमा के बाद यहाँ पधारने लगते हैं। यह समस्त देवताओं की भूमि है, सारे तीर्थों की भूमि है, महाराजाधिराज तीर्थराज प्रयाग की भूमि है, जहाँ कल्पवास करने वाले लोगों की कल्याण भी होता है, उन्हें अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इस बार माघ मेले के लिए बनाई गई व्यवस्थाओं पर गौर करें तो हर सेक्टर में एक सेक्टर मजिस्ट्रेट और डीएसपी की तैनाती की गई है। मेले में 10 सुविधा केंद्र बनाए गए हैं। 500 बेड की डोरमेट्री भी मेला क्षेत्र में दी गई है। ड्रोन कैमरे से मेले की निगरानी व्यवस्था है। अरेल क्षेत्र में 20 टेंट की टेंट सिटी बनाई गई है। माघ मेले में 14 थाने, 38 पुलिस चौकियां, 15 फायर स्टेशन बनाए गए हैं। 2500 पुलिस वालों की तैनाती की गई है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की मदद से सर्विलांस टीम बनाई गई है जो कोविड की जांच करेगी। यहाँ अलग से वेंडिंग जोन भी बनाया गया है ताकि लोगों को खाने पीने की सुविधा भी मिल सके। खास बात यह है कि आसपास के इलाकों के घरों की लाइटिंग की गई है ताकि वो मेला क्षेत्र से अलग ना दिखे। यहाँ पर साधु संतों का आना शुरू हो गया है। उनके जो आश्रम है वो बनना शुरू हो गए हैं और यहाँ पर हजारों श्रद्धालु कल्पवास करने के लिए आते हैं। उनकी सुरक्षा व्यवस्था प्रॉपर पुख्ता कर ली गई है। प्रयागराज में 6 जनवरी से माघ मेले की शुरुआत हो रही है। इसके लिए पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। पंकज श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे, प्रयागराज। एक बहादुरी का किस्सा आपको बता दें। देखिए, गुरदासपुर में आज बीएसएफ के जवानों की मुस्तैदी की वजह से पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश एक बार फिर से नाकाम हो गई। ये ड्रोन बीएसएफ की एक पोस्ट के पास से गुजर रहा था और बीएसएफ के जवानों ने फायरिंग की तो ये ड्रोन वापस पाकिस्तान की तरफ भाग गया। देखिए किस तरह बीएसएफ के जवान सरहद को महफूज रखने के लिए दिन रात तैनात रहते हैं। कोहरे की चादर में लिपटी सुबह में पाकिस्तानी साजिश की तलाश। बीएसएफ के जवानों ने किया ड्रोन वाली साजिश को नाकाम। बीएसएफ के इन जवानों की मुस्तैदी की वजह से पाकिस्तान की एक और हवाई साजिश नाकाम हो गई। आज सुबह गुरदासपुर में बीएसएफ की एक पोस्ट के पास पाकिस्तानी ड्रोन को देखा गया। ड्रोन दिखते ही बीएसएफ के जवानों ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने ड्रोन पर करीब 20 गोलियां चलाई और साजिश का ये ड्रोन भागकर पाकिस्तान लौट गया। बीएसएफ के इन जवानों की चौकस निगाहों की वजह से ही देश की सरहद हर वक्त महफूज रहती है। सर्द रात हो या चिलचिलाती धूप, बीएसएफ के जवानों के ये कदम कभी नहीं रुकते। जब सीमा पार दुश्मन पाकिस्तान जैसा हो तो हर पल निगाहें चौकन्नी रखना जरूरी हो जाता है। इन जवानों के फौलादी इरादों की वजह से ही देश के दुश्मन सरहद की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर पाते। हिंदुस्तान की सरहदें बहुत विशाल हैं। ऊंचे पहाड़ों से लेकर रेतीली जमीन पर इन जवानों को मुस्तैद रहना पड़ता है। हर सीमा की चुनौतियां भी अलग होती हैं। गुजरात के कच्छ बॉर्डर पर ये जवान सैकड़ों किलोमीटर की सीमा की रखवाली में जुटे हैं। दिन में गश्त लगाते हुए ये दुश्मन की हर साजिश पर पैनी नजर रखते हैं। सरहद की चौकसी में बीएसएफ का महिला दस्ता भी अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। बीएसएफ के ये जवान सरहद पर सुरक्षा का ऐसा घेरा बनाते हैं जिसे तोड़ पाना किसी भी दुश्मन के बस की बात नहीं। अगर कोई दुश्मन सरहद की तरफ आंख उठाने की कोशिश करता है तो ये जवान वक्त रहते उसे हर मोर्चे पर परास्त करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। संगम नगरी से अब आपको लिए चलते हैं मेघालय के चेरापूंजी। चेरापूंजी का नाम आपने सुना ही होगा।
जी हाँ, ये वही जगह है जहां भारत में सबसे ज्यादा बारिश होती है। हालांकि इस समय चेरापूंजी की चर्चा किसी और ही वजह से है, और वो वजह है यहां मौजूद लिविंग रूट ब्रिज। क्या है इस ब्रिज की खासियत और क्यों ये सुर्खियों में है, जानिए इस रिपोर्ट में। ये ना तो कोई फिल्मी सीन है, ना ही कैमरे का कमाल और ना ही किसी तरह का विजुअल इफेक्ट। ये हिंदुस्तान के हुनर का वो अद्भुत नमूना है जिसे कुदरत की बदौलत इंसान ने अपने हाथों से सजाया है। जड़ों का ऐसा जीता जागता पुल है ये, जिसे देखने अब दूर दराज से लोग आ रहे हैं। इसे जाना भी जाता है लिविंग रूट ब्रिज के नाम से। कभी हिंदुस्तान के किताबों में दर्ज सबसे ज्यादा बारिश वाले स्थान चेरापूंजी की ये दूसरी ऐसी पहचान है जिसकी चर्चा हर ओर हो रही है। खासी और जयंतिया आदिवासी जातियों की बदौलत इस ब्रिज को तैयार किया गया है। इस ब्रिज की खूबी और ताकत इसे बनाने में इस्तेमाल हुई जड़ें हैं, जो कुदरती हैं और इन्हें गूंथने के लिए भी इन्हें अलग नहीं किया गया है। यही वजह है कि इन्हें इस लायक बना दिया गया है कि कई आदमी एक साथ इस पुल से गुजर सकते हैं। इस पुल की क्षमता 50 लोगों का भार उठाने तक की है। हालांकि इस पुल तक पहुंचने के लिए 3200 सीढ़ियों का सफर तय करना पड़ता है, जो यकीनन जाने के लिहाज से इतना मुश्किल नहीं, लेकिन जब पुल से लौटना हो तो यकीनन ये सीढ़ियां एक चुनौती बन जाती हैं। तो जितना हो सके उन लोगों को फैसिलिटीज दीजिए, उन लोगों को आगे आने का मौका दीजिए, तो इन द फ्यूचर दे आर गोइंग टू बी अ बिग हेल्प फॉर आवर नेशन। यहाँ बड़ी संख्या में देश के दूसरे हिस्से से लोग आ रहे हैं। पुल को देखने का क्रेज यहाँ आने वाले सैलानियों की तादाद से समझा जा सकता है। हालांकि लोगों का ये भी मानना है कि पूर्वोत्तर के इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर किया जा सकता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ आ सकें। I think Northeast, if we make it more from a tourism perspective, people will start coming in. लिविंग रूट ब्रिज लोगों के लिए एक फन और आश्चर्य से कम नहीं। शरीर को थका देने वाले इस रास्ते को लोग चैलेंज की तरह ले रहे हैं। यहाँ बुनियादी सुविधाएं अगर मजबूत कर दी जाएं तो फिर सैलानियों की संख्या बढ़ना तय है। युवराज मेहता, चेरापूंजी, गुड न्यूज टुडे। तो ये तो थी वो वीडियो जो इस वक्त इंटरनेट पर सुर्खियां बटोर रही हैं। अब रुक करते हैं ओडिशा के कटक का, जहां मौजूद पीकॉक वैली एक चर्चा का विषय बनी है, जहां का प्राकृतिक सौंदर्य देखने सैलानियों का जमघट लगा है। इस पीकॉक वैली में करीब 163 मोर मौजूद हैं और इस गांव के लोगों के साथ इन मोरों का बेहद खास रिश्ता जुड़ गया है। इसी अनूठी और अद्भुत जुगलबंदी को देखने बड़ी तादाद में सैलानी यहां पहुंच रहे हैं। एक मशहूर कहावत है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, लेकिन कटक के इस गांव में जब मोर नाचते हैं तो दुनिया देखती है। यहाँ करीब 163 मोर हैं, जो यहाँ की आबोहवा में खुलकर विचरण करते हैं। बड़े ही प्रेम के साथ गांव के लोग इस खूबसूरत जीव का पेट भरते हैं, पोषण करते हैं, संरक्षण करते हैं। इंसान और मोर के बीच पनपे इस अनूठे रिश्ते का दीदार करने अब दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचने लगे हैं। यहाँ का जो लोग है, केयर टेकर है, वहाँ बाकायदा उनका खाना देता है। उस खाना का ये में आते हैं, यहाँ आते हैं और लोग के लिए एक माने एक अट्रैक्शन पॉइंट है। इसको और थोड़ा सा इको टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डेवलपमेंट किया जाए तो और एक अच्छा ये रहेगा। और न्यू ईयर, नया साल पीकॉक से स्टार्ट करना इज द बेस्ट थिंग। और यहाँ पे इतने पीकॉक है, मैंने आज तक कहीं पे नहीं देखे और दे आर सो क्लोज। और वो यहीं पे वो हम जैसे फ्रेंडली होके खा रहे हैं, वो भैया उनको खिला रहे हैं, तो वो देखने बहुत अच्छा लग रहा है। दरअसल इस इलाके से मोर का रिश्ता जुड़ा साल 1999 में, जब ओडिशा में सुपर साइक्लोन की वजह से बड़ी तादाद में मोरों ने नाराज फायरिंग रेंज से सटे इस इलाके का रुख किया। तब यहाँ के कुछ लोगों ने इन मोर की परवरिश का जिम्मा उठाया। आज 2 दशक से ज्यादा का वक्त बीत गया है और वक्त के साथ मोरों के साथ यहाँ के लोगों का रिश्ता भी मजबूत होता गया। तो
और सुबह शाम और 2 टाइम खाना दिया जाता है। सुबह लगभग अभी 6 से 8 और शाम को 3 से 5, बस 2 टाइम उनको मैं बुलाता हूँ। और जब आवाज़ सुनते जंगल से भाग कर आते हैं, उसके बाद उनको खाना दिया। लगभग 50 के तो उनको एक दिन का खाना भी दिया जाता है। जो भी खाना है वो पब्लिक लोग हेल्प करते हैं। जो लोग आते देखने के लिए उनको बुलाया जाता है कि पब्लिक खाने के लिए पिकॉक खाने के लिए हेल्प कीजिए। जो इसका मर्जी उनका हिसाब से डोनेट करते उसको अरेंज कर खाना जाता है। बस पब्लिक देखकर खुशी होकर जाते हैं, वो हमारे लिए बहुत है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहायता अभी तक तो अभी नहीं है। देखिए कटक भुवन से बहुत पास है। अगर वो आगे जाकर टूरिस्ट पर बन जाएगा तो मेरे हिसाब से बहुत लोग यहाँ पर एंटरटेनमेंट करने का मौका मिलेगा उनको। अभी जगह टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर विकसित हो चुकी है। यहाँ पहुँचने वाले सैलानी भी इन मोरों के संरक्षण में योगदान देते हैं। वक्त के साथ ये जगह खूबसूरत मोरों की रिहाइश में तब्दील हुई है। गुड न्यूज ये है कि इंसानी देखरेख और अनूठे जज्बात की वजह से यहाँ मोरों की तादाद लगातार बढ़ रही है और यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती भी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो पर्यटकों की चहलकदमी जारी है और अब आपको दिखाते हैं विदेशों में नए साल के पहले दिन क्या क्या खास हुआ। बात करें अगर लंदन की, तो यहाँ साल के पहले दिन न्यू ईयर डे परेड निकाली गई और इसके जरिए 2023 का एक अलग ही अंदाज में वेलकम किया गया। इस परेड में 50,000 से ज्यादा लोगों ने शिरकत की, जिन्होंने नए साल के पहले दिन को खास बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। देखिए अलग अलग रंगों से सजे धजे इस कैरेक्टर में कई कलाकारों ने परफॉर्मेंस भी दिखाए। मार्चिंग बैंड का जादू लोगों को गजब का सर चढ़कर बोला और करीब 100 से ज्यादा कलाकारों ने इस रंगारंग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके अलावा देखिए दूसरे कलाकारों ने भी अपने हुनर का जादू यहां पर बिखेरा और हर साल नए साल के पहले दिन इस परेड का आयोजन कुछ इसी अंदाज में किया जाता है। पहली बार सन 1987 में लंदन न्यू ईयर डे परेड की शुरुआत। हॉलैंड में भी नए साल का स्वागत अलग तरीके से किया गया, जहां हॉलैंड की राजधानी द हेग में बड़ी संख्या में लोगों ने नए साल के पहले दिन समंदर में डुबकी लगाई। असल में इन दिनों पूरे यूरोप में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसके बावजूद ये लोग समंदर किनारे पहुंच गए, फिर ये सभी समंदर की तरफ दौड़ लगाते दिखे। यहाँ इन्होंने बर्फीले पानी में कई बार डुबकियां लगाई। बताया जाता है कि पूरे हॉलैंड में अलग अलग जगहों पे 50,000 से ज्यादा लोगों ने इसी तरह ठंड की परवाह किए बिना समंदर में डुबकी लगाई, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रही। देखिए अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के बैतूल की। यहां देखिए एक समाजसेवी संस्था ने बड़ी पहल की है। संस्था की तरफ से यहां के सरकारी अस्पताल में पैदा होने वाली बच्चियों को सोने और चांदी के पेंडेंट गिफ्ट किया जाता है बाकायदा, और अब तक ये खास गिफ्ट जो है 20 से ज्यादा बच्चियों को परिवारजन जो है वो पा चुके हैं। संस्था का ये दावा है कि उन्होंने बेटी और बेटे के फर्क को मिटाने के लिए ये फैसला किया है। मान्यता है कि पैदा होने वाला अपनी किस्मत साथ लाता है। इन बेटियों को ले लीजिए। एमपी के बैतूल जिले में सरकारी अस्पताल में पैदा हुई इन बेटियों के हिस्से में सोने और चांदी के पेंडेंट आए हैं। दरअसल शहर की एक संस्था की तरफ से सरकारी अस्पताल में पैदा होने वाली बेटियों को चांदी और सोने के पेंडेंट दिए गए। इनमें से 2 सोने के पेंडेंट दिए गए तो वहीं 21 चांदी के पेंडेंट नवजात को दिए गए। इस पहल के पीछे का मकसद बड़ा साफ है, बेटे और बेटियों का फर्क मिटाना। आज भी समाज में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जब बेटियों के पैदा होने पर खुशियां मनाने से लोग परहेज करते हैं। यही वजह है कि इन समाज सेवियों ने अपनी तरफ से एक संदेश देने की कोशिश की है। जो बेटियां पैदा होती हैं उनको हम गोल्ड और सिल्वर के कॉइन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आजकल वो जमाना जो है जब बेटा और बेटी में जब फर्क होता था, आजकल इक्वल माना जाता है, तो हम उतनी खुशियां मनाना, जितना बेटा होता है वो बेटी होती है ना, हम इक्वल खुशियां मनाना चाहते हैं लोगों के साथ। यहाँ मैटरनिटी वार्ड में मौजूद महिलाओं को श्रीफल दिए गए, जबकि बेटियों को माता की चुन्नी उड़ाकर उन्हें देवी रूप बताने की कोशिश भी की गई। जिन्होंने बेटियां जन्मी हैं उन्हें भी खुशी है, क्योंकि लक्ष्मी का अवतार मानी जाने वाली बेटियां लक्ष्मी मां के हाथों में रखवा रही हैं।
हमारे को बेटी हुई है तो संस्था वाले आए थे, उन्होंने उसको सम्मानित किया, चांदी का लॉकेट दिया है, नारियल दिया है और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे बेटी हुई है। समाज में बेटियों के प्रति बदलाव की ये मिसाल एक असर के तौर पर काम करे। जरूरी ये है, अच्छी बात यह है कि ये पहल सिर्फ बैतूल तक सिमटी नहीं है, बल्कि देश के कई हिस्सों में देखने को मिल जाती है। बैतूल से राजेश भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात नए साल में मिलने जा रही रफ्तार की करेंगे। दुनिया के सबसे लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण का अगले महीने उद्घाटन होने जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली को आर्थिक राजधानी मुंबई से जोड़ने वाला ये एक्सप्रेसवे 6 राज्यों को जोड़ेगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं क्या है इस एक्सप्रेसवे का ताजा अपडेट, जो बता रहे हैं हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे यानी कि दिल्ली से मुंबई तक का सफर सुगम बनाने के लिए लगातार काम चल रहा है। ऐसे में एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद निश्चित तौर पे उन लोगों को फायदा होगा जो दिल्ली से मुंबई ट्रैवल करते हैं, और खासकर अगर रोड से ट्रैवल करते हैं तो 30 घंटे से ज्यादा का समय उनको लग जाता है। लेकिन ये रास्ता जब ये एक्सप्रेसवे बन जाएगा तो महज 12 घंटे का रह जाएगा। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि 2023 के अंत तक इसका पहला फेस बनकर तैयार हो जाएगा और आम जनता के लिए इसको खोल दिया जाएगा। देशों में सबसे ज्यादा ये देखा जाता है कि आखिर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आपका किस तरीके से लगातार बढ़ रहा है, और शायद यही वजह है कि भारत में विकसित होने की प्रक्रिया में रोड का निर्माण लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये देखा जा रहा है कि आने वाले दिनों में किस तरीके से तमाम एक्सप्रेसवे को जोड़ा जाए, ये देखा जाए कि छोटे क्षेत्रों से बड़े क्षेत्रों को जोड़ने की प्रक्रिया रोड के माध्यम से की जाए। और दिल्ली से मुंबई जब ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा तो ऐसे में करीब 4 से ज्यादा राज्य इसके अंतर्गत आएंगे और करीब 7 से ज्यादा राज्यों में इसमें लोगों को फायदा मिलेगा। विकसित होते देश में देखा जाता है कि वहां पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से डेवलप हो रहा है। दिल्ली से मुंबई तक का एक्सप्रेसवे जब बन जाएगा तो ऐसे में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लोगों को तो फायदा होगा ही, साथ साथ व्यापार के लिहाज से भी ये बेहद अहम होगा। लेकिन इसमें सबसे खास बात यह है कि इसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि यहाँ पर जानवरों के लिए अंडरपास बनाए जा रहे हैं, यानी कि अगर जानवर को एक जंगल से दूसरे जंगल में जाना है तो वो आसानी से अंडरपास का प्रयोग कर सकता है। आधुनिक भारत या नए भारत की तस्वीर को समझना है तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से बेहतर उदाहरण कोई हो नहीं सकता। इसके बन जाने के बाद सबसे बड़ी सोच यह है कि बड़े शहरों को एक साथ जोड़ना, दिल्ली से मुंबई तक का सफर सुगम बनाना, सरल बनाना और आम जनता को इसका फायदा मिले, इसके लिए नई सोच के साथ लगातार काम किया जा रहा है।